तो चलिए आज के इस विषय परीक्षा के नजरिए से देखें तो अगर अनुच्छेदों के बीच का लॉजिक याद रहे ना, तो गलत विकल्पों को बहुत ही आसानी से छांटा जा सकता है, यानी एलिमिनेट किया जा सकता है। बिल्कुल। क्रिटिकल थिंकिंग का असली मतलब भी यही है कि हम जानकारी के पीछे छिपे हुए ढांचे को पहचान लें। और ये ढांचागत समझ ही दरअसल इन स्रोतों का सबसे मजबूत पहलू भी है। हमारे स्रोत में एक बड़ा ही दिलचस्प नंबर दिया गया है, 542421। पहली नजर में इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी का सीक्रेट फोन नंबर हो। हाँ, 542421। लेकिन कॉग्निटिव साइंस कहता है कि बड़े डेटा को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना, जिसे चंकिंग कहते हैं, चंकिंग, हाँ, ये याद रखने का सबसे असरदार तरीका है। ये जो नंबर है ना, ये असल में हमारे मूलभूत अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स को याद रखने की एक मास्टर की है। ये सच में बहुत ही कमाल की है। इस एक छोटे से नंबर में संविधान के भाग 3 का पूरा सार छिपा है। तो चलिए इस नंबर की परतें खोलते हैं। इस सच में बहुत दिलचस्प है। हमारे संविधान में नागरिकों को कुल 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ये जो कोड है 542421, ये उन्हीं अधिकारों के अनुच्छेदों का एक बहुत ही सटीक गणितीय विभाजन है। मतलब नंबर्स का खेल है पूरा। बिल्कुल। अगर इसे सिलसिलेवार तरीके से देखा जाए तो सबसे पहले आता है 5, जिसका मतलब है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। हाँ, ये अनुच्छेद 14 से शुरू होकर 18 तक जाता है। यानी इसमें कुल 5 अनुच्छेद आते हैं, 14, 15, 16, 17 और 18। सही, जो समाज में हर स्तर पर समानता सुनिश्चित करते हैं। ये हो गए पहले 5। इसके बाद कोड का अगला अंक है 4, जो स्वतंत्रता के अधिकार को दर्शाता है, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम। हाँ, ये अनुच्छेद 19 से 22 तक चलता है, जिसमें बोलने की आजादी से लेकर जीवन की रक्षा तक के 4 अहम अनुच्छेद शामिल हैं। 19, 20, 21, 22। बिल्कुल। फिर आता है 2, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो केवल 2 अनुच्छेदों में सिमटा हुआ है, 23 और 24 में। इसके जरिए मानव तस्करी और बाल मजदूरी पर रोक लगाई गई है। और इसके ठीक बाद फिर से 4 आता है। 5, 4, 2 और फिर 4। हाँ, जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 25 से 28 तक, ये सुनिश्चित करता है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने और उसका प्रचार करने की आजादी हो। इसके बाद अगला अंक फिर 2 है, जो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों के लिए है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। बिल्कुल। ये अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है। और अंत में बचता है एक, जो कि अनुच्छेद 32 है, जिसे संविधान की आत्मा भी कहा गया है। बिल्कुल, क्योंकि इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए रिट्स जारी करता है। तो ये हो गया पूरा फोन नंबर डिकोड। इस पूरी गणितीय श्रृंखला का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये परीक्षा कक्ष के दबाव में ना एक अचूक हथियार बन जाता है। वो कैसे? मैं समझाता हूं। मान लिया जाए कि किसी परीक्षा में ये सवाल आता है कि स्वतंत्रता का अधिकार इनमें से किस अनुच्छेद में है, और विकल्प दिए गए हैं 15, 17, 21 और 25। अब अगर किसी को सिर्फ ये याद है कि स्वतंत्रता का अधिकार इस 542421 के क्रम में दूसरे नंबर पर आता है, मतलब 19 से 22 के बीच। एग्जैक्टली। तो ये साफ हो जाता है कि इस गैप के बीच में सिर्फ 21 ही आ रहा है, बाकी विकल्प अपने आप एलिमिनेट हो जाते हैं। बिल्कुल। इसके लिए हर एक अनुच्छेद का रटा होना जरूरी नहीं है। ये एलिमिनेशन की तकनीक प्रतियोगी परीक्षाओं में समय बचाने के लिए बहुत कारगर है। और चूंकि अभी अनुच्छेद 32 का जिक्र हुआ है, हाँ, रिट्स वाला, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट रिट्स जारी करता है, तो यहाँ न्यायालयों की शक्तियों से जुड़ा एक और बहुत ही तार्किक पैटर्न सामने आता है। अच्छा। स्रोत में अनुच्छेद 32 और हाईकोर्ट के रिट्स के बीच एक बहुत ही स्पष्ट गणितीय संबंध दिखाया गया है, और मुझे नहीं लगता कि ये महज कोई संयोग है। हाँ, मैंने भी वो हिस्सा पढ़ा। ये गणितीय ट्रिक बहुत ही सटीक दिखती है। तो सुप्रीम कोर्ट के रिट्स अनुच्छेद 32 में हैं। अब अगर हमें ये पता करना हो कि हाईकोर्ट के रिट्स किस अनुच्छेद के तहत आते हैं, तो स्रोत के अनुसार 32 के अंकों का ही इस्तेमाल किया जा सकता है। कैसे? जरा डिटेल में बताइए। देखिए, अनुच्छेद 32 का जो आखिरी अंक 2 है, उसे 2 बार लिखा जाए तो बनता है 22। बिल्कुल। और फिर 32 के जो दोनों अंक हैं 3 और 2, उन्हें आपस में गुणा कर दिया जाए, यानी 3 गुणा 2 बराबर 6। अब इस 6 को उस 22 के अंत में रख दिया जाए तो संख्या बनती है 226। अरे वाह, 22 और 6, 226। हाँ,
तो हाई कोर्ट के रिट्स जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 226 में दी गई है। इस तरह के ट्रिक्स जो अमूर्त कानूनी अवधारणाएं हैं उन्हें याद रखने लायक बना देते हैं। जब अनुच्छेदों को विजुअल मेमोरी के साथ जोड़ा जाता है ना, तो वे लंबे समय तक याद रहते हैं। सही बात है। ऐसा ही एक बहुत ही मजबूत विजुअल उदाहरण स्रोत में अनुच्छेद 17 के लिए दिया गया है, जिसे 17 का खतरा कहा गया है। 17 का खतरा? हाँ, भारतीय समाज के ऐतिहासिक संदर्भ में देखें तो अस्पृश्यता या छुआछूत एक बहुत बड़ी कुप्रथा रही है। अनटचेबिलिटी। अनुच्छेद 17 इसी अस्पृश्यता का अंत करता है। इसे इस तरह से याद रखा जा सकता है कि जो भी इस अमानवीय प्रथा का पालन करेगा उसके लिए सीधा खतरा है। मतलब सख्त कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। बिल्कुल। तो 17 और खतरा की ये तुकबंदी दिमाग में बहुत गहराई से बैठ जाती है। विजुअल और सांस्कृतिक कहानियों का ये जुड़ाव नीति निर्देशक तत्वों, जिन्हें हम DPSP कहते हैं, हाँ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, हाँ, उन्हें याद रखने में भी बहुत मदद करता है। फंडामेंटल राइट्स जहां नागरिकों के अधिकार हैं, वहीं DPSP राज्य के लिए दिशा निर्देश। 640 को भारतीय संस्कृति के बहुत ही आम पहलू से जोड़ा गया है। वो हनुमान चालीसा वाला? हाँ, भारत के गांव में अक्सर शाम के वक्त मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ होता है। चालीसा शब्द का सीधा संबंध 40 से है। तो गांव यानी ग्राम पंचायत और वहां गूंजने वाली चालीसा यानी 40। क्या बात है। इस मानसिक चित्र के जरिए ग्राम पंचायत के गठन का सीधा कनेक्शन अनुच्छेद 40 से जुड़ जाता है। ये तरीका शुष्क कानूनी तथ्यों को एक जीवंत कहानी में बदल देता है। सांस्कृतिक संदर्भ ना जानकारी को बड़ा प्रासंगिक बनाता है। इसी तरह जब हम समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, UCC, हाँ UCC, जिस पर आजकल काफी चर्चा भी होती है, तो उसके लिए अनुच्छेद 44 निर्धारित है। 44। इसमें भी एक बहुत ही स्पष्ट तार्किक समरूपता है। अनुच्छेद 44 में 4 और 4 दोनों अंक बिल्कुल एक समान है। मतलब 4 बराबर 4। बिल्कुल। यूनिफॉर्मिटी का मूल अर्थ ही है हर जगह एक समानता होना। तो जहां अंक एक समान है, वहीं समान नागरिक संहिता का उल्लेख है। यह समरूपता याद रखने की प्रक्रिया को बेहद सरल बना देती है। और इसी कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने वाले अनुच्छेद 51 का उदाहरण भी बेहद प्रासंगिक है। 51? हाँ। स्रोत ने इसे राजस्थान की एक बहुत ही पुरानी और खूबसूरत परंपरा से जोड़ा है। राजस्थान में जब मेहमानों को विदा किया जाता है तो जुआरी देने की परंपरा है। जुआरी जो एक तरह का शगुन होता है? हाँ, अक्सर ये शगुन 51 रुपए का होता है। ये 51 रुपए इसलिए दिए जाते हैं ताकि आपसी रिश्ते मधुर बने रहें और सद्भाव कायम रहे। इसी दर्शन को अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाए तो विश्व में शांति और अच्छे रिश्ते बनाए रखने का जो दिशा निर्देश है, वो ठीक उसी 51 रुपए की शगुन की तरह अनुच्छेद 51 में रखा गया है। शगुन के 51 रुपए और अंतर्राष्ट्रीय शांति का ये जुड़ाव एक बेहतरीन मेमोरी एंकर का काम करता है। बिल्कुल। अब अगर हम राज्य व्यवस्था के मुख्य पदों की ओर बढ़ें तो केंद्र के सबसे बड़े पदों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अनुच्छेदों के बीच एक बहुत ही स्पष्ट गणितीय संबंध देखने को मिलता है। वो +1 वाला फॉर्मूला। हाँ, हमारे स्रोत में इसके लिए एक +1 का फॉर्मूला डिकोड किया है, जो संविधान के भीतर मौजूद एक छिपे हुए ढांचे की ओर इशारा करता है। तो भारत के राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में आता है। अब अगर उपराष्ट्रपति के पद का अनुच्छेद निकालना हो तो स्रोत का फॉर्मूला कहता है कि 52 के दोनों अंकों में अलग अलग 1 जोड़ दिया जाए। मतलब 5 में 1 जोड़ा तो 6 और 2 में 1 जोड़ा तो 3। तो 52 बन गया 63। एग्जैक्टली। इन दोनों को मिलाने पर 63 बनता है और यही अनुच्छेद 63 भारत के उपराष्ट्रपति के पद को सुनिश्चित करता है। इस तरह के पैटर्न्स ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या संविधान का मसौदा तैयार करते समय ड्राफ्टिंग कमेटी ने जानबूझकर इस तरह की गणितीय व्यवस्था रखी थी? ये सवाल तो और भी गहरा हो जाता है जब हम केंद्र और राज्य की शक्तियों का मिलान देखते हैं। मैचिंग ट्रिक। हाँ, मैचिंग ट्रिक। राज्य के अनुच्छेदों से केंद्र के अनुच्छेदों तक पहुंचने का ये तरीका सच में संविधान की गणितीय समरूपता को उजागर करता है। स्रोत के अनुसार राज्यों में राज्यपाल से जुड़े कई महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के अंकों में सिर्फ 1 जोड़ने पर राष्ट्रपति से जुड़े समान अनुच्छेद प्राप्त किए जा सकते हैं। अगर हम इसके कुछ उदाहरण देखें तो बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है। बताइए। सबसे पहले राज्यपाल की क्षमादान शक्ति को लेते हैं, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 161 में है। 161। अब 161 के आखिरी 2 अंकों पर ध्यान दें, 6 और 1। ठीक है। अगर 6 में 1 जोड़ा जाए तो 7 आता है और 1 में 1 जोड़ा जाए तो 2।
दोनों को एक साथ रखने पर बेहतर बनता है। जो कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का अनुच्छेद है। बिल्कुल। और ये कोई इकलौता उदाहरण नहीं है। हाँ, ये पैटर्न आगे भी जारी रहता है। जैसे राज्यपाल को सलाह देने के लिए जो राज्य की मंत्री परिषद होती है, उसका जिक्र अनुच्छेद 163 में है। यहाँ भी वही गणित काम आता है। 6 में 1 जोड़ने पर 7 और 3 में 1 जोड़ने पर 4 यानी 74। और अनुच्छेद 74 ही राष्ट्रपति को सलाह देने वाली केंद्रीय मंत्री परिषद का अनुच्छेद है। एकदम परफेक्ट लॉजिक है। इसी तरह राज्य के महाधिवक्ता, जो कि राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, उसका अनुच्छेद 165 है। इसके आखिरी अंकों 6 और 5 में 1-1 जोड़ने पर क्या मिलेगा? 7 और 6 यानी 76। ये भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल का अनुच्छेद है। अगर हम इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाएं ना, तो भारतीय संविधान का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। हाँ, उस अधिनियम में केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का जो स्पष्ट विभाजन था, उसी ढांचे को हमारे संविधान निर्माताओं ने अपनाया है। यही कारण है कि केंद्र और राज्य की कार्यपालिका और विधायिका के बीच इस तरह की समानांतर संरचना और गणितीय दूरी देखने को मिलती है। ये ढांचागत समझ अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस के मामले में और भी मजेदार तरीके से सामने आती है। ऑर्डिनेंस वाला पैटर्न तो मेरा फेवरेट है ना? अध्यादेश तब जारी किया जाता है जब संसद या विधानसभा सत्र में ना हो और किसी तत्काल कानून की जरूरत हो। इमरजेंसी सिचुएशन में। हाँ, मान लिया जाए कि कोई आपात स्थिति है और राष्ट्रपति को तुरंत आदेश देना है। हाँ। इसे याद रखने के लिए स्रोत में एक बहुत ही विजुअल तरीका है। जैसे रेस शुरू होने से पहले हम बोलते हैं 1 2 3। बिल्कुल। तो राष्ट्रपति का अध्यादेश अनुच्छेद 123 के तहत आता है। हाँ। अब अगर राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करना हो तो इसी 123 के अंकों को थोड़ा पलटकर एक को बीच में रख दिया जाता है, जिससे ये 213 बन जाता है। 1 2 3 1 गया 213। लेकिन अध्यादेश जारी करने के अनुच्छेदों 123 और 213 को याद रखना एक बात है, स्रोत ने इसमें न्यायालयों के अनुच्छेदों को जोड़ने की जो तरकीब निकाली है, वो भले ही वैचारिक रूप से एकदम अलग हो, लेकिन याद रखने के लिए बहुत प्रभावी है। अगर कोई अध्यादेश असंवैधानिक हो तो उसे न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है। तो अपील कहाँ होगी? न्यायालयों में। और यहाँ वही जादुई +1 ट्रिक वापस आती है। मतलब? सुनने वालों को बस इस तार्किक छलांग का मजा लेना चाहिए। राष्ट्रपति के अध्यादेश 123 में महज एक जोड़ने पर 124 बन जाता है, जो कि देश के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का अनुच्छेद है। और इसी तरह राज्यपाल के अध्यादेश 213 में एक जोड़ने पर 214 आता है, जो राज्यों के हाई कोर्ट से जुड़ा अनुच्छेद है। 123 से 124 और 213 से 214। भले ही कार्यपालिका के आदेश और न्यायपालिका की स्थापना दो अलग विषय हों, लेकिन नंबर्स के इस खेल ने इन्हें एक ही धागे में पिरो दिया है। अब तक हमने जो ट्रिक्स देखी वो छोटे स्तर पर काम करती हैं, लेकिन जब हम पूरी संवैधानिक व्यवस्था में केंद्र से राज्य तक के सफर को देखते हैं तो हमारे स्रोत एक मास्टर की पेश करते हैं, +89 और +90 का नियम। हाँ, ये नियम संविधान के उस विस्तृत लेआउट को समझने में मदद करता है जिसके तहत पहले संघ यानी यूनियन की व्यवस्थाओं को रखा गया है और उसके बाद राज्यों की व्यवस्थाओं को। ये +89 का खेल वाकई बहुत ही सुव्यवस्थित है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर केंद्र से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में 89 जोड़ दिया जाए 89, तो सीधे राज्य के संबंधित अनुच्छेद मिल जाते हैं। जैसा कि पहले चर्चा हुई, केंद्रीय मंत्री परिषद अनुच्छेद 74 में है। इसमें 89 जोड़ने पर 163 आता है, जो राज्यपाल की मंत्री परिषद है। इसी तरह प्रधानमंत्री के कर्तव्य अनुच्छेद 78 में आते हैं, और अगर इसमें 89 जोड़ दिया जाए तो 167 मिल जाता है, जो राज्य में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है। इस 89 के अंतर के पीछे का लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि केंद्र के अनुच्छेदों के खत्म होने और राज्य के अनुच्छेदों के शुरू होने के बीच में मुख्य रूप से संसद की प्रक्रियाओं और केंद्रीय न्यायपालिका के प्रावधानों ने जगह ली है, जो करीब 89 अनुच्छेदों का फासला तय करते हैं। अच्छा, इस नियम को अन्य जगहों पर भी लागू किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा सदनों को संदेश भेजने का अधिकार अनुच्छेद 86 में है। 86 89 जोड़ने पर 175 आता है, जहां राज्यपाल राज्य विधानसभा में यही भूमिका निभाता है। और संसद सदस्यों की अयोग्यता यानी डिस्क्वालिफिकेशन
अनुच्छेद 102 में है। प्लस 89 करने पर 191 आता है, जो विधायकों की अयोग्यता का अनुच्छेद है। एक और बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा विधेयकों पर स्वीकृति से जुड़ा है। बिल पास होने वाला। हाँ, संसद से पारित होने के बाद कोई भी बिल राष्ट्रपति के पास जाता है, जो अनुच्छेद 111 के तहत उस पर अपनी स्वीकृति देते हैं। 111 एक बहुत ही शुभ नंबर माना जाता है। बिल्कुल। और अगर इस 111 में 89 जोड़ दिया जाए तो पूरा 200 बन जाता है। राज्य विधानसभाओं से पारित बिलों पर राज्यपाल अपनी स्वीकृति इसी अनुच्छेद 200 के तहत देते हैं, जिसे हम दोहरा शतक भी कह सकते हैं। दोहरा शतक, बिल्कुल। ये समरूपता कोरम के मामले में भी दिखती है। कोरम सदन की कार्यवाही शुरू करने के लिए कम से कम 1/10 सदस्यों की मौजूदगी अनिवार्य होती है, जिसे कोरम कहते हैं। तो गणित के हिसाब से 10 को 10 से गुणा करने पर 100 आता है। और संविधान में संसद के कोरम का जिक्र अनुच्छेद 100 में ही किया गया है। और स्रोत के आंकड़ों के अनुसार राज्य विधानसभा का कोरम अनुच्छेद 199 में आता है, जो उसी प्लस 89 के आसपास का ही तार्किक विस्तार है। लेकिन इन पैटर्न्स में एक बहुत बड़ा अपवाद है। जहां बात वित्त या पैसे के मामले की आती है, वहां ये 89 का नियम काम नहीं करता। हाँ, पैसे का मामला थोड़ा अलग होता है। स्रोत ने इसे याद रखने का एक बहुत ही हल्का फुल्का तरीका सुझाया है कि पैसे का मामला हमेशा लंबा खिंचता है, इसलिए वहां 89 की जगह 90 जोड़ना है। मानो 30-30 साल का कोई मामला हो। वित्तीय अनुच्छेदों को अलग से वर्गीकृत किया गया है। देश का बजट, जिसे हम संवैधानिक भाषा में वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हाँ, वो अनुच्छेद 112 में आता है। अब चूंकि ये पैसे का मामला है, तो इसमें 90 जोड़ने पर 202 प्राप्त होता है, जो राज्यों के बजट से जुड़ा अनुच्छेद है। इसी तरह विनियोग विधेयक यानी अप्रोप्रिएशन बिल, जिसके बिना संचित निधि से पैसा नहीं निकाला जा सकता, बिल्कुल, वो केंद्र के लिए 114 में है। 90 जोड़ने पर राज्यों का विनियोग विधेयक 214 नहीं बल्कि 204 बन जाता है। 114 प्लस 90 मतलब 204। एकदम सही। और वित्त विधेयक केंद्र के लिए 117 में है, तो उसमें 90 जोड़ने पर राज्य का वित्त विधेयक 207 हो जाता है। 112 से 202, 114 से 204 और 117 से 207। वित्तीय मामलों का ये प्लस 90 वाला पैटर्न याद रखने में किसी भी छात्र के लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है। वित्तीय व्यवस्था के बाद एक और बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण विषय आता है, आपातकाल, यानी कि इमरजेंसी। स्रोत में इन बेहद जटिल प्रावधानों को +4 की एक बहुत ही सरल ट्रिक में समेट दिया गया है। आपातकाल किसी भी देश के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण समय होता है। भारत में मुख्य रूप से 3 तरह के आपातकाल का प्रावधान है। सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल आता है, जो युद्ध या बाहरी आक्रमण के समय लगाया जाता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 352 में है। 352। अब अगर इस 352 में महज 4 जोड़ दिया जाए तो 356 बन जाता है। ये राज्यों में लगने वाले आपातकाल का अनुच्छेद है, जिसे आम भाषा में राष्ट्रपति शासन कहा जाता है, प्रेसिडेंट्स रूल। हाँ, और इस 356 में फिर से 4 जोड़ने पर 360 आता है, जो देश में वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान करता है। 352, 356 और 360, इन तीनों में सिर्फ 4 का ही अंतर है। देश के सबसे जटिल कानूनों को इस तरह से याद रखना सच में जानकारी के प्रति हमारे नजरिए को बदल देता है। इस चर्चा को पूर्णता की ओर ले जाते हुए कुछ अन्य महत्वपूर्ण और छिटपुट अनुच्छेदों पर नजर डालना भी जरूरी है। जैसे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG, जो देश के खर्चों पर नजर रखते हैं, उनका पद अनुच्छेद 148 में आता है। वहीं केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व बंटवारे के लिए बनने वाला वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, अनुच्छेद 280 में है। इन स्वतंत्र संस्थाओं के अलावा अखिल भारतीय सेवाओं को याद रखने का तरीका भी बहुत तार्किक है। ऑल इंडिया सर्विसेज। भारत में मुख्य रूप से 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, IAS, IPS और IFS। चूंकि सेवाओं की संख्या 3 है, तो इनके अनुच्छेदों की शुरुआत भी 3 से होती है, और ये अनुच्छेद 312 में वर्णित हैं। 312। अब अगर इस 312 में सेवाओं की कुल संख्या यानी 3 को जोड़ दिया जाए तो 315 मिलता है। ये अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC की स्थापना करता है, जो इन सेवाओं के लिए परीक्षा और भर्ती का आयोजन करता है। 3 सेवाएं, शुरुआत में 312 और 3 जोड़ने पर 315। ये लॉजिक बहुत सधा हुआ है। इसके अलावा निष्पक्ष चुनाव कराने वाले चुनाव आयोग की बात करें तो
स्रोत के अनुसार ये अनुच्छेद 364 में दर्ज है। और भाषा के लिए तो स्रोत में एक बाकायदा मुहावरा ही गढ़ दिया गया है, बोली का फेर। बोली का फेर एक बड़े प्रचलित कहावत है, हाँ, जिसका अर्थ है कि शब्दों या भाषा के इस्तेमाल से किसी भी परिस्थिति को मोड़ा जा सकता है। इसे अंकों में 3, 4, 3 के रूप में पिरोया गया है। अनुच्छेद 343 343 संघ की राजभाषा से संबंधित है। यह संख्याओं और शब्दों का एक बेहतरीन मेल है। 3, 4, 3 बोली का फेर। और अंततः देखिए, संविधान कोई जड़ या पत्थर पर लिखी इबारत नहीं है। समय के साथ इसमें बदलाव किए जा सकते हैं। बिल्कुल। संविधान संशोधन की ये अहम प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में दी गई है, अमेंडमेंट एक्ट। इन सारे स्रोतों और अनुच्छेदों के विस्तृत विश्लेषण के बाद यह एकदम स्पष्ट होता है कि भारी भरकम और उबाऊ लगने वाली यह जानकारी छोटी छोटी कहानियों, गणित के फॉर्मूलों और पैटर्न्स के जरिए बेहद सुलभ और मनोरंजक बन सकती है।